अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को मजीद एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर कोई कैश ऑफर करता है या शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर करता है तो ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, गियरिंग पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या आप कह सकते हैं कि वेरियस जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने उसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाई है। मैं इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करूंगा, आप मेरे साथ साथ जो जो चीजें स्क्रीन पर मैं आपसे डिस्कस करता जाऊं वो आप मुझसे जो है वो सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो है हमारा डेटा। तो मैंने जो है ना इस सवाल का एक डेटा आपके सामने लिख दिया है। एक हमारे पास एक्वायरर है और एक टारगेट कंपनी है। इन दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 और 33 मिलियन है। और 200 मिलियन शेयर्स एक्वायरर के और 150 मिलियन शेयर्स टारगेट के हैं। अर्निंग्स पर शेयर 0.3 और 0.22 है। अगर आप ये चाहें तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी रेशियो दोनों का दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पर शेयर दोनों की हमें अवेलेबल है। अगेन मार्केट प्राइस पर शेयर जो है हम इन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, पी रेशियो इनटू अर्निंग्स पर शेयर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है 285 और 225 मिलियन की दोनों कंपनीज की। इन दोनों का करंट गियरिंग रेशियो 26.5 और 38.30 है। और गियरिंग कैलकुलेट कैसे हुआ है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। 102 मिलियन के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्वायरर के पास है और 44 मिलियन के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टारगेट के पास है। एक्विजिशन टर्म्स, क्या बातें एक्विजिशन के हिसाब से लिखी हुई हैं। टू पॉसिबिलिटीज फॉर कंसिडरेशन, यानी कि एक्वायरर जब टारगेट कंपनी को परचेज करेगा तो एक्वायरर टारगेट कंपनी को परचेज करते वक्त दो चीजें सोच रहा है। क्या सोच रहा है, एक तो वो सोच रहा है कि या तो मैं 2 for 3 शेयर इशू कर दूं, यानी कि मैं अपनी कंपनी के दो नए शेयर्स दूं और टारगेट के 3 शेयर्स के अगेंस्ट उसको खरीद लूं, यानी कि हर 3 के अगेंस्ट 2 शेयर्स अपनी नई कंपनी के दूं। इस केस में होता है ये है कि जो टारगेट के शेयर होल्डर्स होते हैं वो नई वाली जो कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन एक्वायरर को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कैश का आउटफ्लो नहीं होता। सेकंड है कि $2.75 पर शेयर कैश ऑफर, यानी कि मैं एज अ एक्वायरर टारगेट कंपनी को पेमेंट कर पैसे पे कर खरीद लूं। एनुअल पोस्ट टैक्स एनर्जीज 8 मिलियन। ये एक सेनेजिस्टिक इम्पैक्ट होगा। कंपनीज कंबाइंड पी रेशियो विल बी सेम एज एक्वायरर। जो नई वाली कंपनी होगी उसकी जो पी रेशियो होगा वो वही होगा जो एक्वायरर का है, और एक्वायरर का क्या है, 13.20। कैश पेमेंट फॉर शेयर्स विल बी फंडेड फर्स्टली बाय द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड बाय एक्वायरर। देखिए, जब हम शेयर फॉर शेयर सब जब हम कैश पर कंपनी खरीदेंगे तो कैश पर कंपनी खरीदने के लिए हमें कैश की जरूरत होगी। तो एक्वायरर ये कहता है कि सबसे पहले जो कैश इस्तेमाल होगा वो जो मेरे पास पड़ा हुआ कैश है उससे मैं इसको खरीदूंगा। यानी कि मुझे जब इसके शेयर्स खरीदने होंगे ना तो सबसे पहले मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ये जो 102 मिलियन नजर आ रहे हैं एक्वायरर के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है, इससे खरीदा जाएगा टारगेट को। लेकिन अगर ये फंड्स इनसफिशिएंट हुए तो क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, लिखा हुआ रिटर्न ऑन कैश सरप्लस व्हिच एक्वायरर कुड मेक इज 6% प्री टैक्स। अब देखिए, जब आपके पास कैश बैलेंस होता है तो वो कैश बैलेंस आपको कुछ अर्निंग्स कर दे रहा होता है, कुछ कमा कर दे रहा होता है। एक्वायरर ये कहते हैं कि मुझे ये कैश बैलेंस अभी 6% प्री टैक्स कमा कर दे रहा है। अब जब मैं एक्वायरर एज ए एक्वायरर टारगेट को खरीद लूंगा और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इस पर जो अर्निंग्स हो रही थी वो नहीं हो पाएंगी, ये याद रखिएगा। The balance of the cash requirements for the cash payment for shares will be funded by debt at a pre-tax cost of 9%। देखें, अगर कोई शॉर्टफॉल होगा कैश में, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा कैश चाहिए तो फिर मैं कहीं से उधार लूंगा। जब मैं उधार लूंगा तो उस पर मुझे 9% प्री टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि एक एनुअल एक्सपेंस इनकर करना पड़ रहा होगा। Target's existing debts will be taken over by acquirer and not paid off using the cash balances। जब हम टारगेट को खरीद रहे हैं ना तो हम उसकी सारी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हैं। हम ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज की कंडीशन पर उसको खरीद रहे हैं, तो हम उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं करेंगे। हमारे नए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो लाइबिलिटीज भी नजर आ रही होंगी। टारगेट्स कैश विल बी मेंटेन्ड इन द मर्ज कंपनी। टारगेट कंपनी का कैश
नई कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैलेंस शीट में जहां पर आना चाहिए वहां पर आएगा, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। टैक्स रेट 25% है। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट फॉर द टू सिनेरियोज। दो सिनेरियो क्या है? या तो मैं कंपनी को शेयर्स पर खरीदूं या तो कैश पर खरीदूं। फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन, कितने पैसे चाहिए होंगे एक्विजिशन करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन एक्वायरर्स अर्निंग्स पर शेयर एंड इम्पैक्ट ऑन एक्वायरर्स गेयरिंग। अब सवाल के आंसर पर बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस पूरे सवाल को जो है वो एक बार खुद से गो थ्रू करें। ठीक है, एक बार खुद से थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, फिर इसके आंसर पर पहुंचे। हो सके तो कॉपी कर लें, हो सके तो स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले लें। चीज़ों को एक बार दो बार दोबारा से रीड कर लें और उसके बाद फिर समझने की तरफ जाइएगा। चले अब हम समझने की तरफ चलते हैं सवाल को। तो मैंने सबसे पहली वर्किंग करी हुई है फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ टारगेट, यानी कि हमें कितने पैसे चाहिए होंगे। अच्छा, हमें दो सिनेरियोज एनालाइज करने हैं, कैश वाला और शेयर वाला। अगर हम कैश वाले से सिनेरियो को एनालाइज करते हैं तो इसमें हमने ये कहा था कि टारगेट के हर शेयर को खरीदने के लिए मैं $2.75 पे करूंगा। टारगेट के 150 मिलियन शेयर्स हैं, तो 150 मिलियन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए 2.75 के हिसाब से मुझे 412,500,000 412,500,000 इतने पैसों की जरूरत होगी। मैं जरा आपको दिखा भी देता हूँ। देखें, ये टारगेट कंपनी है, इसके ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 150 मिलियन, और यहाँ पर ही आपके पास $2.75 पर शेयर कैश ऑफर, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है? 102 मिलियन का कैश अवेलेबल है। ये कैसे आएगा? यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्वायरर के लिखे हुए हैं, वो है 102 मिलियन के। ये सबसे पहले हम यूज कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो टारगेट के 150 मिलियन शेयर्स हैं और हर शेयर के अगेंस्ट हम 2.75 पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 150 मिलियन इंटू 2.75 टोटल पैसों की जरूरत है, जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी 102 मिलियन पड़े हुए हैं। ये जो ऑलरेडी 102 मिलियन पड़े हुए हैं ना, ये हमारा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सर, टारगेट का पैसा क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? टारगेट भी तो हमारा पार्ट बन जाएगा। सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन था कि टारगेट के कैश फ्लोज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो बैलेंस शीट की वैल्यूज में नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो इसलिए आप टारगेट के पैसों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसका मतलब मुझे 310,500,000 का उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा कैश ऑफर में। अच्छा, शेयर ऑफर में कुछ भी ऐसा नहीं है। शेयर ऑफर में कुछ भी ऐसा नहीं है, नो फंड्स रिक्वायर्ड। आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप शेयर ऑफर करते हो ना, तो आप अपनी कंपनी के नए शेयर्स ऑफर कर रहे होते हो और उनके पुराने शेयर्स कैंसिल हो रहे होते हैं। इसमें हम टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई पेमेंट नहीं करते हैं, कोई पैसे नहीं देते हैं। तो सर, वो हमारी कंपनी का पार्ट बन जाते हैं, जी हाँ। और फिर फ्यूचर में जितनी जितनी अर्निंग्स होती रहती हैं, एज अ शेयर होल्डर वो उसका बेनिफिट ले रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा हमें ये देखना था कि अर्निंग्स पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कैश ऑफर। कैश ऑफर के केस में नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन 200 मिलियन ही होंगे। जितने एक्वायरर के अभी शेयर्स थे उतने ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं है सर? इसलिए क्योंकि कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे। किसी किस्म के नए शेयर्स का कोई भी, हम नए शेयर्स अगर इशू नहीं कर रहे हैं, तो नए शेयर्स इशू ना करने की वजह से हमारे पास 200 मिलियन शेयर्स ही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्या वर्किंग है? देखिए, एक तो आप 102 मिलियन रुपीस जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 102 मिलियन रुपीस था। सवाल में लिखा हुआ था कि ये 102 मिलियन रुपीस जो है वो मुझे 6% के हिसाब से प्री टैक्स कमा कर देता है। तो अब ये 102 मिलियन नहीं होगा। 102 मिलियन पर 6% जो भी बनता है, वो इनकम भी नहीं आ रही होगी एनुअली। और मल्टीप्लाइड बाय 1 - 25% इसलिए किया है क्योंकि टैक्स रेट सवाल में 25% मेंशन है। तो 102 मिलियन इंटू 6% इंटू 75%, ये नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स ये एनुअल नुकसान हो रहा होगा मुझे, या नेट ऑफ टैक्स ये इनकम अब मैं नहीं कमा पा रहा हूँगा। ठीक है, अगेन ये चीज सवाल में मेंशन्ड है। 102 मिलियन का आपके पास बैलेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपके पास कैश या उसका सरप्लस होता है तो उस पर 6% की प्री टैक्स अर्निंग होती है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था कि टैक्स रेट 25% होता है। तो ये इनकम नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स, सर ये क्या है? ऊपर देखें आपने कैश ऑफर में 500,000 का उधार लेना होगा, 310.5 मिलियन का उधार लेना होगा। जब आपको 310500000 का उधार लेना होगा तो इस उधार पर 9% के हिसाब से सवाल में मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट जो है हमारी 1 माइनस टैक्स रेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो 20958,750 बनती है। तो ये भी हमारी एक कॉस्ट होगी, ये हम नहीं कमा पा रहे, वो वैल्यू है। और ये वो वैल्यू है जो आपको एक्स्ट्रा एक इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ रही है। अब हम अर्निंग्स पोस्ट एक्विजिशन ढूंढते हैं। अर्निंग्स पोस्ट एक्विजिशन कैसे आएगी हम देखते हैं। देखें अब एक्वायरर और टारगेट एक ही है, ठीक है, एक्वायरर और टारगेट एक ही है। गौर से सुनिएगा, एक्वायरर की करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू 60 मिलियन प्लस टारगेट की वैल्यू 33 मिलियन प्लस सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स 8 मिलियन माइनस ये नहीं कमा पाऊंगा, ये मेरे पैट में पहले शामिल था, माइनस ये एडिशनल इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। तो मैंने C3 D3 C16 को ऐड किया और N14 और N16 को माइनस किया। जो तीन चीजें, एक्वायरर की अर्निंग, टारगेट की अर्निंग, सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स ऐड हुए, जो नहीं कमा पाऊंगा, और जो एडिशनल कॉस्ट है वो माइनस करती। तो ये हमारे पास अर्निंग्स आ गई। और अर्निंग्स पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। अच्छा सर, शेयर ऑफर में क्या होगा? शेयर ऑफर में ये होगा कि 200 मिलियन तो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स हैं, 200 मिलियन तो अभी कंपनी के एग्जिस्टिंग मौजूदा शेयर्स हैं। हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं। नए शेयर सर कितने इशू होंगे? कंडीशन थी 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स। हम 2 नए शेयर्स इशू करेंगे हर 3 शेयर्स के लिए। तो अगर 150 मिलियन, अगर टारगेट के 150 मिलियन शेयर्स हैं तो इसको 3 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 लाख नए शेयर्स इशू हो रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 3 लाख। 2 लाख 200 मिलियन अभी से थे, 100 मिलियन नए इशू करे, 300 मिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। और एक्विजिशन पोस्ट अर्निंग्स पोस्ट एक्विजिशन के लिए एक्वायरर की अर्निंग, टारगेट की अर्निंग और सिनर्जिस्टिक बेनिफिट तीनों को ऐड कर दो। इसमें हमारे पास वो डेट वाली जो एडजस्टमेंट है वो नहीं आ रही। और अर्निंग्स पर शेयर सिंपली आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो आपका ईपीएस 0.34 आ जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास दो पार्ट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर थर्ड सिनेरियो क्या था? थर्ड सिनेरियो था इम्पैक्ट ऑन एक्वायरर्स गेयरिंग। गेयरिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा? गेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए डेट को डिवाइड करें हम डेट प्लस इक्विटी से। आ जाए कैश ऑफर पर आते हैं। ये एक्वायरर का करंट डेट है, ये टारगेट का डेट है, दोनों लिखे हुए हैं, 285 मिलियन और 225 मिलियन। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म लोन्स में एक्वायरर का 285 मिलियन और टारगेट का 225 मिलियन, ये दोनों लिखे हुए हैं। तो आपने यहाँ पर जो आपके पास कैश ऑफर में डेट्स हैं उसमें एक्वायरर का 285 मिलियन लिखा, टारगेट का 225 मिलियन लिखा। ये दो तो वो उधार हैं जो आपके एग्जिस्टिंग मौजूदा उधार हैं, प्लस जब आप कैश ऑफर के लिए जा रहे थे तो कंसिडरेशन पे करने के लिए 310.5 मिलियन का और उधार ले रहे थे। तो आपके टोटल उधार 820,500,000 हो जाते हैं। इक्विटी की अगर हम बात करें, इक्विटी की अगर हम बात करें तो जब हम कैश ऑफर पर कंपनी खरीदेंगे तो कैश ऑफर पर कंपनी खरीदने के बाद हमारे पास जो नई कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने होंगे? वो 200 मिलियन ही होंगे कैश ऑफर के केस में। अच्छा, नई कंपनी का ईपीएस क्या होगा? नई कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 0.38 होगा। और नई कंपनी का पीई रेशियो कितना होगा? नई कंपनी के पीई रेशियो के बारे में सवाल में मेंशन्ड है, नई कंपनी के पीई रेशियो के बारे में सवाल में मेंशन्ड है यहां पर, कंबाइंड कंपनीज पीई रेशियो विल बी सेम एज एक्वायरर। उतना ही होगा जितना एक्वायरर का, और एक्वायरर का कितना है? 13.2। तो इससे होगा ये कि अगर मैं 0.38 को 13.2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर हम ईपीएस को, अर्निंग्स पर शेयर को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाती है, एक शेयर की वैल्यू आ जाती है। 0.38 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पी रेशियो से, 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 13.2 एक शेयर की वैल्यू आएगी।
200 मिलियन से मल्टीप्लाई करूंगा, सारे शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्किंग हुई हुई है ना, 200 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स को शो करता है, 0.38 अर्निंग्स पर शेयर को शो करता है, 13.2 पी रेशो को शो करता है। 0.38 और 13.2 मल्टीप्लाई होते हैं तो एक शेयर की वैल्यू आती है। जब वो 200 मिलियन से मल्टीप्लाई होता है तो 200 मिलियन शेयर्स की वैल्यू आ जाती है, और वो 995,956,500 है। फिर आप फाइनली अपना गियरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, तो डेट यानी कि 820,500,000 डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी यानी कि आपने 820,500,000 को 995,956,500 दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया। शेयर ऑफर के लिए अगर हम जाते हैं, शेयर ऑफर के लिए अगर हम जाते हैं तो एक्वायरर का अपना डेट 285 मिलियन है, टारगेट का अपना डेट 225 मिलियन है। हमने नया इस केस में उधार नहीं लिया था, तो टोटल जो उधार है, टोटल जो डेट है वो 510 मिलियन है। अच्छा, इस केस में इक्विटी की वैल्यू कैसे आएगी? इस केस में 300 मिलियन शेयर्स होंगे, ईपीएस जो आ रहा था वो 0.34 आ रहा था, और पी रेशो 13.2 है। ठीक है जी, ये जो ऊपर हमने ईपीएस कैलकुलेट किया, तो आपके पास इस केस में इक्विटी की वैल्यू 1,1333,200,000 आ रही है। अगेन आपने गेयरिंग को कैलकुलेट कर लिया। ये स्प्रेडशीट की फाइल आप लोगों को बिल्कुल हासिल हो जाएगी, मिल जाएगी। इस लेक्चर का मकसद ये था कि मैं कम से कम टाइम में आपको कैश और शेयर फॉर शेयर ऑफर के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ईपीएस पर, गेयरिंग पर, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ। आपके पास एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मौजूद हो जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों को ग्रिप अप कर सकें। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर चाहें तो चीज़ों को कॉपी करें, अदरवाइज आप स्प्रेडशीट की फाइल को गो थ्रू अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।